अब आती है धारा 25 अन्वेषण अधिकारी और अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ और अभिहित प्राधिकारी की आदेश के विरुद्ध अपील। यदि अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति उसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है आतंकवाद के आगमन से है, तो वह उस राज्य के जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से या जहां अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा और जहां ऐसी संपत्ति को अभिग्रहण करना व्यर्थ व्यवहार्य न हो वहां वह निर्देश देते हुए ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश देगा कि उस संपत्ति को ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या उस अभिहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसके समक्ष अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्ति देश की पेश की जाती है और उस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी दी जाएगी। ठीक है, कुर्की की अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटों के भीतर अभिहित प्राधिकारी को उसकी सम्यक सूचना देगा 48 घंटे के अंदर। ठीक है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्ति पेश की जाती है ऐसे कि पेश किए जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार जारी किए गए अभिग्रहण कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहत करेगा। 48 घंटे में उसको सूचना मिलेगी, वह 60 दिन के अंदर या तो उसको कुर्की को समाप्त कर देगा या उसकी पुष्टि कर देगा। ठीक है, परंतु उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा जिसकी संपत्ति कुर्क में हुई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे और कोई ज़्यादा चीज़ आवश्यक पढ़ने की बात है नहीं, लेकिन आप एक बार इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगली आती है जो धारा है न्यायालय द्वारा, नहीं इसको 6वां पॉइंट इसको भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा देख लेना है आप। अभिहित प्राधिकारी के द्वारा किए गए आदेश से बचित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय को अपील कर सकेगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। और न्यायालय का या तो इस प्रकार किए गए संपत्ति की कुर्की के अभिग्रहण के आदेश की पुष्टि कर सकेगा या फिर आदेश को प्रतिसंगत कर सकेगा और संपत्ति को मुक्त कर सकेगा। ठीक है, या तो अपील जो है वो निरस्त करेगा और संपत्ति को जो है अब संप्रहण करेगा या उसको वापस कर देगा और कुर्की के आदेश को रद्द कर देगा। आती है धारा 26 न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगमों के संप्रहण का आदेश किया जाना। जहां कोई संपत्ति इस आधार पर अभिगृहीत या कुर्क की गई है कि वह आतंकवाद के आगमों का गठन करती है और न्यायालय धारा 25 की उपधारा 6 के अधीन इस संबंध में आदेश की पुष्टि कर देता है, वहाँ चाहे वह व्यक्ति हो जिसके कब्जे में से अभिगृहीत या कुर्क किया गया है अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध के लिए न्यायालय में अभियोजित किया गया हो या नहीं, वह ऐसी संपत्ति के संप्रहण का आदेश दे सकेगा। ठीक है, जो न्यायालय जो आतंकवाद के आगम में अपन ने पीछे पड़े हैं। ठीक है, या 2 भागों में ये लेक्चर, दूसरा वाला भाग जो लोग देख रहे हैं वो पहला वाला भाग देखेंगे तो उसमें आतंकवाद के आगमों को बताया गया है। ठीक है, उनको भी संप्रहण का आदेश दे सकता है। आतंकवाद के आगमों के संप्रहण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना जारी किए जाना। जो आतंकवाद के आगम हैं इनको सरकार जब अपने कब्जे में लेगी तो इससे पहले हेतु दर्शित करने की सूचना कारण बताओ नोटिस उस व्यक्ति को जिसके पास वो धन है आगम है उसको दी जाएगी। धारा 26 के अधीन आतंकवाद के किन्हीं आगमों के संप्रहण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जो ऐसे आगमों को धारित करता है अपने कब्जे में रखता है उन आधारों की जिन पर आतंकवाद के आगमों को संप्रहत करने का प्रस्ताव किया गया है उसको जानकारी देने वाली सूचना नहीं दे दी गई है और उस व्यक्ति को ऐसे युक्त समय के भीतर जो सूचना में निर्दिष्ट हो संप्रहण के आधारों के विरुद्ध लिखित में पक्ष कथन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और उसे ऐसे मामले में सुनवाई का अवसर भी न दिया गया हो। उपधारा 1 के अधीन संप्रहण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि वह ऐसे आगमों का इस जानकारी की बिना कि आतंकवाद के आगम को दर्शित करते हैं मूल्य के लिए सद्भावांतरित। अगर उसने खरीद ली कोई भी चीज़ उसे पता नहीं था कि ये आतंकवाद के आगम है तो उससे फिर वो चीज़ नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, अभिगृहीत या कुर्की की संपत्ति संबंध में न्यायालय के लिए उसके विक्रय किए जाने का निर्देश देने वाला आदेश करना समुचित होगा। अगर वो खराब हो जाती है तो वो उसको विक्रय कर देगा और अपना पैसा इसमें रख लेगा। कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे अब है नहीं। 28 में अपील है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछली कुछ धाराओं में भी अपीलें थी उनको भी आप नोट कर लेना।
धारा 26 के अधीन संप्रहरण के किसी आदेश से वितरित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उस उच्च न्यायालय को अपील, यहाँ पे धारा 26 में जो आदेश होता है इसकी अपील कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में होगी और 1 माह के अंदर होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये सब ब्याज वगैरह भी इसको वापस करना पड़ेगा, सब इसको कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। बस ये है कि उच्च न्यायालय को होगी और 1 माह के अंदर होगी, 28 में होगी बस। धारा 29 संप्रहरण के आदेश का अन्य दंडों में बाधा न डालना। न्यायालय द्वारा इस भाग के अधीन किया गया संप्रहरण का आदेश किसी अन्य दंड के जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति अत्याचार या के अधीन दायी निरूपण निवास नहीं करेगा। जो पहले है वो ठीक है करेगा, अन्य धाराओं में जो दंड है उसको अलग मिलेगा, ये 26 का अलग दंड है। ठीक है। तीसरे पक्षकार द्वारा दावे। अब एक ने कुर्की की है और एक की कुर्की हुई, अब तीसरा पक्षकार आता है बीच में, उसका दावा धारा 30 के अंतर्गत होता है। जहाँ धारा 25 के अधीन किसी संपत्ति के संप्रहरण या उसकी कुर्की के संबंध में कोई दावा इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी संपत्ति संप्रहरण या कुर्की के लिए दायी नहीं है, वहाँ अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसी संपत्ति पेश की गई है दावे का आक्षेप या अन्वेषण करने की कार्यवाही करेगा। परंतु ऐसा कोई अन्वेषण वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ अभिहित प्राधिकारी यह समझता है कि दावा या आक्षेप अनावश्यक विलंब कराने के लिए अभी तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है, भाई कि ये संपत्ति इसकी नहीं है, ये तो हमारी है। ठीक है। जहाँ धारा 25 की उपधारा 6 के अधीन कोई अपील की गई है, वहाँ दावा करता या अपेक्षा करता यह साबित कर देता है कि धारा 25 के अधीन की गई कोई सूचना निर्दिष्ट संपत्ति सत्याग्रह के अधीन संपर्क की जाने के लिए दायी नहीं है, तो उक्त सूचना को वापस की जाए ले लिया जाएगा, तदनुसार उससे रूपांतरित किया जाएगा। ठीक है। अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अभिहित प्राधिकारी को उसके समक्ष मामले में पूर्व उचित जांच करने के लिए अपेक्षित सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। अभिहित प्राधिकारी क्या होंगी, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। कतिपय आंदोलनों का अकृत और शून्य होना। ठीक है। जो 2527 के आदेश होने के बाद अगर कोई यहाँ वहाँ अंतरण करता है, बेंच बहस करता है, उसकी किसी को देता है, तो वो सब अंतरण क्या होंगे, शून्य होंगे। 33 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहरण। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहरण, इसको नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है। अगला आता है, छोड़ देना उसको, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 34 कंपनियों द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण। जब कोई भी आगम कंपनी के पास पाया जाता है और उसके जो और वो शेयर लगे होते हैं उसके, कहीं शेयर का जब संप्रहरण होता है तो वो शेयर कौन के किसके नाम हो जाएंगे, गवर्नमेंट के नाम हो जाएंगे। ठीक है। आता है अध्याय 6 आतंकवादी संगठन और व्यक्ति। आतंकवादी संगठन और व्यक्ति। अनुसूची आदि का संशोधन। जो अनुसूचियाँ दी गई हैं 4 मैंने बताई थी, इनमें इनका संशोधन वगैरह कौन करेगा। पहली अनुसूची में किसी संगठन को या दूसरी अनुसूची में व्यक्ति का नाम ये सब जोड़ सकेगी, घटा सकेगी, ये सब संशोधन कर सकेगी। कौन कर सकेगा, केंद्र सरकार कर सकेगी। ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, राजपत्र में सूची को सब संशोधित कर सकती है अनुसूचियों को। ठीक है। धारा 36 आतंकवादी संगठन या व्यक्ति को अधिसूचना से निकाला जाना। अगर केंद्र सरकार को लगता है जो अनुसूची में डला है कोई भी संगठन की आतंकवादी है या जो सूची बनी है उनमें से अधिसूचना से बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर उसको लगता है केंद्र सरकार को नहीं ये ऐसा व्यक्ति अब नहीं है या ये समाज ऐसा नहीं है, ये समूह ऐसा नहीं है, संगठन ऐसा नहीं, निकाल सकते हैं। धारा 36 में कोई ज़्यादा यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विलोकन समिति, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, इसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। धारा 37 केंद्र सरकार धारा 36 के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक पुनर्विलोकन समितियां गठित करेगी। ऐसी प्रत्येक समिति में अध्यक्ष और 3 से अनधिक और ऐसी अर्हता रखने वाले उतने अन्य सदस्य होंगे जितने भेद किए जाएँ। 3 से अनधिक। ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, जितने एक अध्यक्ष और 3 माना टोटल 4 रहेंगे, 4 से 3 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है। जितनी आवश्यक समझें। समिति का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और किसी आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति समिति अभिप्राप्त की जाएगी। ठीक है। किसी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध। धारा 38 कोई व्यक्ति जो स्वयं को अपनी किसी आतंकवादी संगठन से सहबद्ध करता है या उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के आशय से उसके साथ सहबद्ध होने की घोषणा करता है, किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित कोई अपराध कारित करता है, परंतु वह उपधारा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ आरोपित व्यक्ति यह साबित करने में समर्थ है कि संगठन को उस समय आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया गया था जब वह सदस्य बना था या उससे सदस्य बनने की घोषणा की थी, और उसने संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में, ये सब है कि मतलब जो
व्यक्ति ये साबित कर देता है कि मुझे पता नहीं था कि आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गया था, तो उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। बाकी जो जानबूझ के उसमें रहेगा या बनेगा तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। इस तरीके से हमारी 38 समाप्त होती है। 39 किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध। जो कोई किसी आतंकवादी संगठन को जो है समर्थन देगा, बुलाएगा, उसकी व्यक्त करवाएगा, उसके लिए 10 वर्ष तक की सेम सजा है जो कहते हैं। ठीक है। किसी आतंकवादी संगठन की निधि जुटाने का अपराध, अपन वहाँ भी पढ़ चुके हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए जो निधि जुटाने का और ये करने का सब सेम ज्यों का त्यों है, बस यहाँ पे आपको सजा अलग से देखना है। ठीक है। इसकी वजह 14 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, बस इतना है। अब आता है अध्याय 7 में प्रकीर्ण यानी जो बचा हुआ जो कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है। ये बचा हुआ होता है जो किसी भी अध्याय में जो है सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है। संगम का बने रहना। किसी संगम के बारे में केवल उसके विघटन या नाम परिवर्तन के किसी औपचारिक कार्यकाल या नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान नहीं रहा है, किंतु जब तक वह जो संगम है वो विद्यमान बना रहा है समझा जाएगा, जब तक कि उसके किन्हीं सदस्यों के बीच ऐसे संगम या प्रयोजनों के लिए वास्तविक मेल बना रहता है। जब तक वो ऐसी गतिविधियाँ करता रहता है, ये माना जाएगा कि वो ये जो है अपराध कर रहा है। ठीक है। प्रत्यायोजन की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कभी कि ऐसे सभी या किसी शक्ति का जो धारा 7 या 8 या दोनों धाराओं के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में दिशाओं के अधीन यदि कोई हो की सूचना में निर्दिष्ट किया राज्य सरकार द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा और राज्य सरकार के अन्य सरकार के पूरा अनुमोदन लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसी शक्ति का जिसका उसके द्वारा प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया गया है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी दशाओं के अधीन यदि कोई हो जो निर्देश में निर्दिष्ट किया राज्य सरकार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा जो उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोग किया जा सकेगा। 43 अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम अधिकारी। ठीक है। संहिता के अंतर्गत किसी बात की होती भी ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का या समतुल्य पंक्ति के व्यक्ति है। ठीक है। मुंबई पुलिस के जो तो यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली पुलिस में इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मुंबई पुलिस में इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दिशा में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। ठीक है। तो ये सब जो है नहीं करेंगे जो इसमें लिखे हैं। ठीक है। कि इनसे ऊपर वाले इतनी रैंकिंग वाले अधिकारी ही करेंगे। ठीक है। गिरफ्तार तलाशी लेने की शक्ति 41 में गिरफ्तारी अभिकरण आदि प्रक्रिया यही सब है कि शक्ति से गिरफ्तार कर सकता है वो चाहे तो। ठीक है। जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है या सूचना मिलने विश्वास, ये सब चीज़ें हैं सामान्य चीज़ें जैसे गिरफ्तारी की जाती है। एक बार चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बस गिरफ्तारी और तलाश करने की शक्ति है। अभी इस प्राधिकारी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, वो कर लेंगे। ठीक है। गिरफ्तारी अभिकरण आदि की प्रक्रिया। ठीक है। आधारों की सूचना दी, वही CRPC वाला फंडा लागू हो जाएगा और गिरफ्तारी पत्र बनेगा, दस्तखत होंगे और उसके घर वालों को सूचना दी जाएगी। यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो प्रक्रिया किस धारा में दी गई है यहाँ पे यही लागू हो और कुछ नहीं। संहिता के बंद लागू होंगे सीधा लिख दिया है C में। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा पार्ट निकल जाता है। ठीक है। अब बस आती है तो इम्पोर्टेंट है इनमें जो संशोधन किए गए हैं, ये 43 इनला है। धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में अवधारणा। धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में जो साबित हो जाता है कि उक्त धारा में आयुध का विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे, वह विश्वास करने के कारण है कि ऐसे आयुध या उसी प्रकृति की विस्फोटक या अन्य पदार्थ जैसे अपराध को खारिज करने में प्रयोग किए गए थे या विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की अंगुली छाप या ऐसा कोई अन्य निश्चित साक्ष्य जिससे अभियुक्त के अपराध में अंतर्वलित होने का संकेत मिलता है अपराध स्थल पर या किसी अन्य वस्तु पर जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपयोग किए गए आयुध और यान भी पाया जाता है। न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल दर्शक न कर दिया उपधारण करेगी अभियुक्त ऐसे ने अपराध किया है। ठीक है। जब तक अगर वो हथियार वगैरह वो उसके निशान वगैरह पाए जाते तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। ठीक है। ये उपधारण करके जो है चलेगा। अब ये सूचना देने की बात था, ये नहीं पढ़ना है आपको साक्ष्यों का
संरक्षण पढ़ना है। साक्षियों का संरक्षण कैसे पढ़ना है? साक्षियों का संरक्षण से पढ़ना है कि भाई जो व्यक्ति आतंकवादियों के खिलाफ गवाही देगा तो उसके लिए संरक्षण की आवश्यकता जो है होगी, ठीक है, और उसका संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तो संरक्षण केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनको, ठीक है, देंगे। अगली आती है धारा अपराधों का जो है संज्ञान, अपराधों के संज्ञान के बारे में अपनी धारा आती है 45, ठीक है। 45 में संज्ञान लिया जाएगा। तो कोई न्यायालय अध्याय 3 के अधीन केंद्र सरकार या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना केंद्र सरकार से या किसी अधिकारी से जिसको वह नियुक्त करे मंजूरी लेना पड़ेगी। अध्याय 4 और 6 के अधीन स्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसा अपराध विदेशी सरकार के विरुद्ध किया जाता है वहाँ केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना। देखो, यदि यही किया जाता है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, और विदेशी सरकार के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाता है तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इसी अपराध का संज्ञान जो है नहीं देगा, ठीक है। और धारा 1 के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी था स्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही ऐसी समय के भीतर दी जाएगी जो विहित किया जाए, जो अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्र साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगा और यथास्थिति जो है यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए सिफारिश करेगा, ठीक है। संसूचनाओं के अंतरोदन के माध्यम से संग्रहित साक्ष्य की ग्राह्यता, ये इसको इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अधिकारिता का वर्जन इस 47 में ये है। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से बंधित है उसके सिवाय अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई किसी सिविल न्यायालय में किसी बात या अन्य अथवा पुनरीक्षण के रूप में प्रश्नगत नहीं की जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो डीएम साहब के यहाँ जो कार्रवाई की जाती है इनको कहीं भी सिविल लेवल मामलों में जो है प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि ठीक है जाएगी। और इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त की शक्ति के अनुसार में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई संबंध किसी सिविल न्यायालय के अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश मंजूर नहीं, कोई स्टे वगैरह इस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अधिकारिता का वर्जन करती है क्योंकि आतंकवादियों वाला मैटर है। और धारा 1 में अंतर्गत किसी बात की होती भी कोई सिविल न्यायालय या अन्य अधिकारी धारा 36 से मनुष्य मामलों के संबंध में कोई अधिकारिता शक्तियाँ अपराधिकार नहीं रखेगा, उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। अन्य अधिनियम से असंगत अधिनियम और नियमों आदि का प्रभाव, ठीक है। ये अगर इससे अधिनियम से किसी अन्य अधिनियम के जो है प्रावधान असंगत होते हैं तो ये अधिनियम प्रभावी रहेगा। 49 कहती सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण तो हर एक्ट में होता है जो सद्भावपूर्वक काम करेगा, चाहे वो अधिकारी हो या व्यक्ति हो। और मान लो उसकी सूचना कुछ गलत भी निकलती या कुछ भी निकलता है लेकिन वो सद्भावपूर्वक ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। व्यावृत्ति, इस अधिनियम में किसी बात का संग की नौसेना सेना या वायुसेना अन्य सशस्त्र बल संबंधित किसी विधि के अधीन ऐसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को प्रयुक्त अधिकार से उसको लागू प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट आदि और आयुध अनुगति का परिबद्ध कर दिए जाना। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति का पासपोर्ट और उसकी आयुध अनुज्ञप्ति जैसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए अधिरोपित किया गया ऐसी अवधि के किए जाने के ठीक सब परिबद्ध किए गए समझे जाएंगे, ठीक है, वो परिबद्ध हो जाएंगे, कब्जे में ले लिए जाएंगे। केंद्र सरकार की कतिपय शक्तियाँ, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियाँ दी गई हैं वो अल्टीमेट पावर है उसको, ठीक है। नियम बनाने की शक्ति भी केंद्र सरकार को है। इस तरीके से ये सारी धाराएं हो जाती हैं। अब आती हैं अनुसूचियाँ कुछ, ठीक है। अभी एक 53 धारा और बनी है। आदेश और नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाना, तो ये हर एक्ट में होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष के एक, ठीक है, रखा जाएगा। जब बनना था तब के लिए ये होता है। पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन है ये बाबर खालसा खालिस्तान कमांडो फोर्स, इनको आप एक एक करके जो है देख सकते हैं। इस तरीके से इनको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी अनुसूची में है, ठीक है, ये कन्वेंशन वगैरह की अनुसूची दी गई है कि कौन कौन सी कन्वेंशन जो है यहाँ पे हुई है, तो इसको भी आप एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। तीसरी अनुसूची है उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी नोटों परिभाषित करनी है तो विशिष्टियाँ।
अप्रत्यक्ष के माध्यम से देखना, ये सब चीज़ें हैं इसमें ये दी गई हैं। चौथी अनुसूची है, ठीक है, व्यक्तियों के संबंधित है, ठीक है। कौन व्यक्ति, जो व्यक्तिगत आतंकवादी कौन कौन से हैं, तो मौलाना मसूद अजहर उर्फ मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी उर्फ वली आदम ईसा, हाफिज मोहम्मद सईद, ये सब, ठीक है। ये 3-4 लोग इसमें जो है दिए गए हैं। ये व्यक्ति माने एक एक लोग हैं, ठीक है, और संगठन ऊपर बताए गए हैं। तो इस तरीके से हमने इस एक्ट को पूरा पढ़ लिया।